Bएड BSc पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे संसाधन प्रबंधन। यानी संसाधन किसे कहा जाता है? वे समस्त पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। यानी अगर कोई भी वस्तु मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की सामर्थ्यता रखती है, समर्थ होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। आज अपन बात करेंगे संसाधन प्रदेश। संसाधन प्रदेश का क्या मतलब होता है? पृथ्वी तल पर पाया जाने वाला एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र, पृथ्वी तल पर पाया जाने वाला एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र जहां के प्राकृतिक तत्व और मानवीय तत्व दोनों में समरूपता या एकता पाई जाती है। अर्थात भौतिक पर्यावरण के तत्व हो चाहे मानवीय पर्यावरण के तत्व हो, अर्थात वहां पर जो उपलब्ध संसाधन है उनमें समरूपता या एकता पाई जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? संसाधन प्रदेश कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले एक ऐसे विस्तृत क्षेत्र जिसमें संसाधनों की दृष्टि से एक रूपता पाई जाती है, समरूपता पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? संसाधन प्रदेश कहा जाता है। दूसरी अगर बात करें तो मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दोनों की पारस्परिक क्रिया के द्वारा किसी भी क्षेत्र में निर्मित संसाधनों में अगर समानता पाई जाती है, एक रूपता पाई जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? संसाधन प्रदेश कहा जाता है। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के धरातलीय क्षेत्र का अध्ययन करें और उस क्षेत्र में अगर जलवायु समान पाई जाती है, वहां की मिट्टी समान पाई जाती है, तो सीधी सी बात है वहां पर वनस्पति भी समान होगी। वहां पर का मानवीय संसाधन समान पाए जाते हैं और वहां की खनिज संपदा अगर समान पाई जाती है, तो उस संपूर्ण प्रदेश को क्या कहा जाता है? एक संसाधन प्रदेश कहा जाता है। अब बात आती है विश्व के संसाधन प्रदेश। का निर्धारण, यानी संसाधन प्रदेशों का जो निर्धारण किया जाता है वो दो तत्वों के आधार पर किया जाता है। दो तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक वातावरण के तत्व। प्राकृतिक वातावरण के तत्वों में भौतिक वातावरण के तत्वों को सम्मिलित किया जाता है या प्राकृतिक वातावरण के तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत जलवायु की दशाओं को लिया जाता है, मृदा को लिया जाता है, वनस्पति को सम्मिलित किया जाता है। यानी जलवायु को भी लेते हैं, मृदा की दशाओं को भी लिया जाता है, वनस्पति को भी लेते हैं, खनिज संसाधनों को भी लिया जाता है और शक्ति संसाधनों को सम्मिलित किया जाता है। यानी संसाधन प्रदेशों का जब निर्धारण किया जाता है तो दो प्रकार के तत्वों को लिया जाता है। प्राकृतिक वातावरण के तत्वों को सम्मिलित किया जाता है और दूसरा आता है मानवीय वातावरण के तत्व।
प्राकृतिक वातावरण के तत्वों में प्रकृति के द्वारा निर्धारित तत्वों को सम्मिलित किया जाता है और मानवीय वातावरण के तत्व जिनमें मानव की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे मानवीय वातावरण का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होगा वो क्या होगा? जनसंख्या होगा। दूसरा, सामाजिक परिदृश्य को सम्मिलित किया जाता है। जिस क्षेत्र में या जहां मनुष्य निवास करता है वहां पर मनुष्य अपने समाज के साथ में किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करता है उसके परिदृश्य को सम्मिलित किया जाता है। मानव संस्कृति को लिया जाता है। तकनीकी ज्ञान की दक्षता को लिया जाता है। यानी तकनीकी ज्ञान में जिसके द्वारा मनुष्य अपना और अपने देश का आर्थिक विकास करता है। आर्थिक विकास को लिया जाता है। और भविष्य में संसाधन नियोजित को लिया जाता है। यानी आर्थिक विकास तथा संसाधन उपयोग की अवस्था। किसी क्षेत्र में यानी संसाधन प्रदेश का अगर निर्धारण किया जाता है तो उस क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण के तत्वों को सम्मिलित किया जाता है और मानवीय वातावरण के तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। प्राकृतिक वातावरण में सबसे पहले जलवायु को लिया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर पाया जाने वाला ऐसा क्षेत्र जहां पर समान प्रकार की जलवायु पाई जाती है और समान प्रकार की जलवायु होगी तो उसे क्या कहा जाता है? एक संसाधन प्रदेश कहा जाता है। अर्थात वहां पर तापमान और वर्षा दोनों की दशाएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और जब तापमान और वर्षा की दशाएं समान होगी तो उसे एक जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में औसत तापमान अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है और औसत वर्षा की मात्रा अगर 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है तो उसे मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। लेकिन उसी क्षेत्र में अगर किसी क्षेत्र में तापमान माइनस में पाया जाता है, हिमांक बिंदु तक पाया जाता है और वहां पर जो वर्षा होती है वो बर्फ के रूप में होती है तो उसे कौन से क्षेत्र में? ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और ऐसा क्षेत्र जहां पर औसत तापमान समान पाया जाता है, वर्षा भी अधिक होती है तो उसे समशीतोष्ण प्रदेश या मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो जलवायु की दशाओं के आधार पर एक संसाधन प्रदेश का निर्धारण किया जाता है। दूसरा आता है, अगर किसी क्षेत्र में समान प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और जिन क्षेत्रों में समान प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उस क्षेत्र को एक संसाधन प्रदेश कहा जाता है। जैसे अपन ने कहा सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश या पिसिगियांग का मैदानी प्रदेश, हांगो का मैदानी प्रदेश, इन सबको अपन सम्मिलित रूप से नदियों के मैदानी क्षेत्र कहेंगे। जब नदियों के मैदानी क्षेत्रों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तो सभी में लगभग काप मिट्टी पाई जाती है। और काप मिट्टी जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, उर्वरा शक्ति अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र का विकास भी क्या होता है? अधिक होता है। तीसरी बात आती है वनस्पति।
जलवायु और वनस्पति दोनों में सामंजस्य पाया जाता है। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसी प्रकार से वहां पर क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। अगर किसी क्षेत्र में तापमान अधिक है तो सीधी सी बात है और वर्षा कम होती है तो उसी क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। और अगर किसी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अधिक होती है और अगर वहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है तो वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वाले जो पेड़ पौधे हैं कभी भी अपनी पत्तियां गिराते नहीं हैं और जिन क्षेत्रों में औसत वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर के आसपास पाई जाती है उन क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। और इन मानसूनी वनों को क्या कहा जाता है, पतझड़ वन भी कहा जाता है। क्योंकि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन सर्जन की क्रिया क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हमेशा जलवायु में और वनस्पति में संबंध पाया जाता है। समान प्रकार की जलवायु की दशाओं में समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जिस प्रकार से सहारा और थार का मरुस्थल दोनों में अगर जलवायु की दशाएं समान पाई जाती है तो वहां पर दोनों में ही वनस्पति की दशाएं भी समान ही पाई जाती है। अर्थात वहां पर दोनों ही क्षेत्रों में शुष्क कटिले वन पाए जाते हैं। तीसरी बात करते हैं अपन खनिज संपदा। अगर किसी क्षेत्र में समान प्रकार के खनिज पाए जाते हैं तो उस क्षेत्र को एक संसाधन प्रदेश कहा जाता है। जैसे यूरोप का अध्ययन करें और यूरोप के 55 डिग्री अक्षांश के पास में कोयले का उत्पादन होता है। अतः इसको यूरोप की औद्योगिक दूरी भी कहा जाता है और कोयला पेटी भी कहा जाता है। तो जिस क्षेत्र में जैसे सऊदी अरब हुआ, कुवैत हुआ, इराक हुआ, ईरान हुआ, इन सभी क्षेत्रों में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में खनिज तेल के भंडार पाए जाने के कारण से इनको एक ही संसाधन प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। और इसके बाद में आता है शक्ति के साथ। शक्ति संसाधन के बिना औद्योगिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्योंकि अगर किसी देश में खनिज संपदा अपार पाई जाती है लेकिन अगर वहां पर शक्ति के साधन नहीं पाए जाते हैं, कोयला नहीं पाया जाता है, पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वालीय ऊर्जा, इनका भी अगर विकास नहीं हुआ है तो उस क्षेत्र में कभी भी उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि उद्योगों में अधिकांश कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मशीनों के द्वारा किया जाता है। और उन मशीनों को चलाने हेतु शक्ति या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बिना शक्ति के साधनों के औद्योगिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके बाद में आता है मानवीय वातावरण के तत्व। मानवीय वातावरण के तत्वों में सबसे पहले खुद मनुष्य यानी जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। और जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। अगर अपन एक संसाधन प्रदेश का अध्ययन करते हैं, जैसे कह दिया थार का मरुस्थलीय क्षेत्र, फैक्ट चीज दिमाग में आ जाएगी, अनुकूल जलवायु नहीं पाई जाती है। अतः उस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। वही चीज सहारा के बारे में आ जाती है। सहारा में भी जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, कम। दूसरा आता है सामाजिक परिदृश्य। जिस क्षेत्र में मनुष्य निवास करता है वहां के रीति रिवाज कैसे पाए जाते हैं,
विवाह की विधियां कौन सी पाई जाती है, पद्धतियां कौन सी पाई जाती है, संस्कृति कैसी पाई जाती है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। वहां के मानव की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है और वहां के लोगों की बौद्धिक क्षमता अर्थात इसका अध्ययन किया जाता है, तकनीकी ज्ञान की दक्षता का अध्ययन किया जाता है। उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन और मनुष्य के मध्य क्या संबंध पाए जाते हैं, जैसे ये कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। अगर किसी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अगर जनसंख्या पाई जाती है जब तो क्या होगी, अनुकूल होगी। लेकिन अगर उसी क्षेत्र में संसाधन तो कम होंगे और जनसंख्या अधिक होगी तो उस क्षेत्र का विकास न के बराबर होगा, अर्थात नहीं होगा। जैसे भारत का अध्ययन करें तो भारत में विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है, जबकि यहां जनसंख्या का अध्ययन करें तो 17.34% जनसंख्या निवास करती है। संसाधन कम है, जनसंख्या क्या हो रही है, अधिक हो रही है। कभी भी आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। वहां के आर्थिक विकास का अध्ययन करते, संसाधन उपयोग का अध्ययन करते और भविष्य में संसाधनों के नियोजन का अध्ययन किया जाता है। यानी नियोजन का तात्पर्य होता है किसी भी कार्य को योजनाबद्ध ढंग से जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, नियोजन कहा जाता है। तो एक संसाधन प्रदेश में अपन प्राकृतिक वातावरण के तत्वों को लेते हैं और मानवीय वातावरण के तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। ये प्राकृतिक और मानवीय वातावरण के तत्व अगर किसी क्षेत्र में समान पाए जाते हैं तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, एक संसाधन प्रदेश कहा जाता है। ये तो थे निर्धारण के तत्व। विश्व के संसाधन प्रदेशों का अध्ययन अगले अध्याय में। थैंक यू।